स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे, कल हमने किया था फाइनेंशियल प्लानिंग। सो आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है, कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली इम्प्लाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज। मीन्स इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी की जो कैपिटल है वो किस स्ट्रक्चर से बनी है, मतलब उसके अंदर कितने इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितनी डेट कैपिटल है। मींस उसके अंदर कौन से डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज का कॉम्बिनेशन है। सो देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। या तो कौन से होते हैं, बोरोड फंड्स होते हैं, और या कौन से होते हैं, ओनर्स फंड्स होते हैं। मींस कोई भी कैपिटल है, किसी भी कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो टू फंड्स को मिलाकर बना होता है, बोरोड फंड्स एंड ओनर्स फंड्स। बोरोड फंड्स रेफर टू द बोरिंग्स इन द फॉर्म ऑफ, इसके अंदर क्या आ जाता है, लोन्स आ जाते हैं, बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स आ जाती हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स आ जाते हैं। ठीक है, सो बोरोड फंड को हम क्या कहते हैं, सिंपली कॉल्ड डेट। ऑन द अदर हैंड बेटा, ओनर्स फंड कौन से होते हैं, ये इसके अंदर रिजर्व्स आ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, सो ओनर्स फंड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी के नाम से डिफाइन किया जाता है, बोरोड फंड्स को डेट के नेम से और ओनर्स फंड को इक्विटी के नेम से। सो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है जिसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है किसी भी कंपनी का, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क जो होता है दोनों को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो जब भी आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सा इशू करोगे, डेट कैपिटल इशू करोगे या आप इक्विटी का यूज़ करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी एक कंपनी का बनाया जाता है वो तीन मेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कॉस्ट, उसका रिस्क और उसकी ऊपर मिलने वाली रिटर्न। इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। तो फर्स्ट नंबर पे कॉस्ट कंसिडरेशन क्या है? कॉस्ट कंसिडरेशन का मतलब है कि कंपनी की जो कैपिटल है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो डिसाइड करते टाइम आपने ये देखना है कि अगर इक्विटी शेयर इशू करोगे तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, प्रेफरेंस करते हो तो उसको इशू करने की कॉस्ट कितनी आती है, और अगर आप डेट कैपिटल इशू करते हो, डेट इशू करते हो, तो उसको इशू करने की कॉस्ट क्या आती है। बेटा ये तो हमें पता ही है कि डेट क्या है, एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है इक्विटी से। और उसको इशू करने की, डेट को इशू करने की या डेट को रेज करने की कॉस्ट क्या होती है, बहुत कम होती है, बिकॉज लैंडर्स को क्या चाहिए, बिकॉज द लैंडर्स आर अश्योर्ड ऑफ द रिटर्न अमाउंट। लैंडर्स को पता है, जो हमें लोन देंगे उनको पता है कि कल को हम उनकी अमाउंट उन्हें वापस कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर रिस्क कम होता है। सो ये कंपनी को इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम पड़ती है। इस चीज़ की, डेट की कॉस्ट कंपनी को बहुत ही कम पड़ती है, बट इक्विटी क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि इसको इशू करने के टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर्स में ऐड देनी पड़ती है, प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं, अंडर राइटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, ब्रोकरेज देनी पड़ती है, अंडर राइटिंग कमीशन देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट के ऊपर, जो आप लोन लेते हो उसके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, बट डिविडेंड्स के ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स के रिगार्डिंग डिडक्शन नहीं मिलती, क्योंकि डिविडेंड्स आर पेड फ्रॉम प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। जब टैक्स कट गया उसके बाद डिविडेंड पे करा जाता है, तो इसके अंदर तो टैक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलता। इसलिए इक्विटी क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डेट क्या है, एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम रिस्क देखेंगे। बेटा रिस्क किसके अंदर ज़्यादा होता है, रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है डेट के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है इंटरेस्ट भी पे करना ही करना है, साथ के साथ आपको उनकी अमाउंट भी क्या करनी है, डेट भी क्या करना है, एक फिक्स पीरियड टाइम के बाद आपको क्या करना है, वो भी पे करना ही है। सो चाहे कंपनी जो है मतलब लिक्विडेट हो जाए, कुछ हो जाए, आपको इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं कर सकते। बट इक्विटी के अंदर ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होता। अगर आपके पास प्रॉफिट्स हैं तो हम डिविडेंड दे देंगे, प्रॉफिट्स नहीं है तो हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे। थर्ड नंबर पे आती है बेटा रिटर्न। अब रिटर्न के बेसिस पे अगर देखा जाए तो डेट ऑफर्स higher return in the sense that in case of debt the difference between cost and return is greater, so accordingly earning per share is greater. So thus we can say that while the debt is cheaper and offers higher return, it also increases the financial risk of the company। कि डेट हालांकि चीपर है, आपको हायर रिटर्न भी देता है, पर ये आपका फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ाता है। दूसरी तरफ से कैपिटल स्ट्रक्चर जब भी आपने चूज करना है तो इन तीनों चीज़ों को आपने क्या करना है, ध्यान में रखकर चलना है कि कॉस्ट,
रिटर्न और उसके ऊपर मिलने वाला रिस्क, कि उसके ऊपर रिस्क जो है वो कितना होगा। सो डेट जो है आपको हायर रिटर्न देता है, इन द सेंस दैट इन केस ऑफ डेट, सो द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रिटर्न इज ग्रेटर। ठीक है, ये किसका डिफरेंस होता है, कॉस्ट का और रिटर्न का। ठीक है, नेक्स्ट है, जब भी बेटा आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के टाइम पे आपको कुछ एक फैक्टर्स जो हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, कि जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे कि हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको कुछ एक चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है वो डिसीजन लेना होता है। फर्स्ट नंबर पे आती है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या बताती है कि आपकी कंपनी के अंदर कैश की पोजीशन क्या है, कैश का इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, मीन्स आपकी कंपनी के अंदर पैसा जो है इजीली आता रहता है, इनफ्लो ज़्यादा है, फिर तो आप डेट कैपिटल यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपकी कंपनी की कैश की पोजीशन अच्छी है। फिर उस केस के अंदर आप उनको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो और उनकी अमाउंट भी रीपे कर सकते हो। बट अगर आपकी कैश पोजीशन जो है वो वीक है, देन आप किसका ज़्यादा यूज़ करोगे, मोर इक्विटी का। नेक्स्ट नंबर पे आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है कि आपकी कंपनी जो है उसकी कैपिटल के ऊपर, मींस वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एबिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट। आपको पता है इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। मींस आपकी कंपनी की जो अर्निंग्स है, उस अर्निंग्स में से हम कितना टाइम जो है वो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। मान लो आपकी कंपनी की अर्निंग्स जो है वो 100 हैं, ठीक है, 100 है, और इंटरेस्ट जो है वन टाइम का इंटरेस्ट कितना है, 10 है। ठीक है, आपकी कंपनी की अर्निंग जो है वो बेटा 100 है, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट कितना है, वन टाइम का 10 है। तो उस केस के अंदर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या आएगी, 10। मीन्स आप 10 टाइम्स जो है इंटरेस्ट उस प्रॉफिट्स में से पे कर सकते हो। सो ये है आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो हायर प्रोपोर्शन, हाई आईसीआर, इसका मतलब अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा आती है, इसका मतलब क्या है कि आप ज़्यादा डेट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो आती है, इसका मतलब आपको डेट का यूज़ जो है वो कम करना चाहिए, बिकॉज आपकी कंपनी की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंटरेस्ट और उनकी अमाउंट जो है वो रीपे कर सके। नेक्स्ट है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो बेटा आईसीआर का वन स्टेप अहेड है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर तो हम ये देखते थे कि कंपनी जो है अपनी अर्निंग्स में से इंटरेस्ट कितनी टाइम पे कर सकती है। इसके अंदर हम इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्या कंपनी जो लोन की अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल दोनों रीपे करने की कंडीशन में है या नहीं। सो ये चीज़ जो है इसके अंदर शो करी जाती है। सो DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। सो अगर ये रेशो ज़्यादा आती है, ठीक है, तो इसका मतलब हम ज़्यादा डेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये रेशो कम आती है तो हमें कम डेट का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने रिटर्न के चांसेस हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ फैक्टर विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। सो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है बेटा, अगर आपको पता है कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे ज़्यादा होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर आप डेट कैपिटल का यूज़ नहीं करोगे। अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तब हम डेट कैपिटल का यूज़ करेंगे। सो जितनी ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा डेट, जितनी कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना कम डेट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब है कि आपको डेट की कॉस्ट कितनी पड़ती है। अगर आपको डेट इशू करने की कॉस्ट कम पड़ती है तो हम डेट का ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर आपको डेट इशू करने की कॉस्ट हाई पड़ती है तो हम डेट का यूज़ कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या है बेटा, जितना कम टैक्स रेट होगा हम उतना ज़्यादा डेट कैपिटल का यूज़ करेंगे। जितना ज़्यादा टैक्स रेट होगा हम उतना ज़्यादा
डेट कैपिटल का यूज़ करेंगे। क्यों? जितना कम टैक्स रेट उतना कम डेट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, जितना कम टैक्स रेट उतना कम डेट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा टैक्स रेट उतना ज़्यादा डेट यूज़ किया जाएगा। रीज़न क्या है? देखो बेटा, आपको पता है कि हमारा प्रॉफिट क्या होता है? एबिट। ठीक है, एबिट दिया होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपके पास एबिट गिवन होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से सबसे पहले क्या माइनस होता है? लेस। हम सबसे पहले क्या करते हैं? टैक्स लेस करते हैं। उसमें से सबसे पहले नंबर पे हम सबसे पहले नंबर पे हम क्या लेस करते हैं? उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट माइनस होने के बाद जो आपके पास अमाउंट आती है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। तो मीन्स इंटरेस्ट तो पहले पे हो गया, पहले हमने इंटरेस्ट पे किया, उसके बाद जो अमाउंट आई उसके ऊपर हमने क्या पे किया? टैक्स पे किया। मीन्स इंटरेस्ट के ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। तो जितना कम टैक्स रेट, ठीक है, उतना कम डेट यूज़ करेंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर देंगे और बचेगी जो अमाउंट उसके ऊपर हम टैक्स पे कर देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कोड। जब हम बेटा डिसाइड करते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, तब हमने फ्लोटेशन कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने की कॉस्ट होती है। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, अंडरराइटिंग, स्टैट्यूटरी फीस जो भी है सब कुछ आ जाता है। सो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, हायर फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व्स इन रेजिंग फंड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स, तो उस केस के अंदर हम इसका कम पोर्शन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क कंसिडरेशन। बेटा रिस्क को भी ध्यान में रखना है। अगर हायर फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिस्क है, अगर फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है तो डेट का यूज़ कम किया जाएगा। अगर ये रिस्क जो है वो कम है देन डेट का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मोर यूज ऑफ डेट एट प्रेजेंट, एबिलिटी टू यूज डेट इन फ्यूचर डिक्रीजेज। अगर आप आज के टाइम के अंदर ज़्यादा डेट का यूज़ करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप फ्यूचर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्या दिखेंगी मार्केट के अंदर कि इन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है, आपकी पोजीशन डाउन हो जाती है। तो आपकी फिर फ्यूचर में डेट यूज़ करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो मीन्स इतनी की फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि आज के टाइम के अंदर डेट का यूज़ कम करके थोड़ा बचा के रखो, डेट का यूज़ कम करो, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर आपको डेट रेस करना है या कुछ करना है तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट क्या चीज़ है? कंट्रोल। अगर हम कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर मैनेजमेंट सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहती है तो वो किसका ज़्यादा यूज़ करेगी? डेट का ज़्यादा यूज़ करेगी। और अगर मैनेजमेंट कंट्रोल्स दूसरों के साथ शेयर करना चाहती है तो फिर किसका यूज़ करेंगे? इक्विटी। क्योंकि आपको पता है बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, और सारा का सारा कंट्रोल किन के हाथों में होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या करता है? रेगुलेटरी गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय लॉ स्पेसिफाई द प्रोसीजर विच नीड टू बी फॉलोड बाय रेजिंग फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जब आप अपने डिफरेंट सोर्सेज से फंड रेज करने हैं तो आपको कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है। सो द ईज थ्रू विच दीज नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन कैन बी फॉलोड also affect the choice of source of funds, that is capital structure। मीन्स आपको सेबी की गाइडलाइंस वगैरह जो है प्रॉपरली देखनी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ेंगी कि अगर मान लो सेबी की गाइडलाइंस इजी हैं, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फिर तो हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। अगर गाइडलाइंस रिस्ट्रिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब हम डेट कैपिटल का यूज़ करेंगे। ठीक है। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन भी देखनी पड़ती है बेटा। अगर बूम कंडीशन है तो उस केस के अंदर तो हम इक्विटी इशू करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर आपकी शेयर्स की पोजीशन अच्छी है। और अगर मंदी चल रही है, रिसेशन की कंडीशन है, देन हम इक्विटी को चूज़ नहीं करेंगे, देन हम किसको चूज़ करेंगे? डेट को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कि आपकी इक्विटी को इशू करने की कॉस्ट कितनी है। अगर आप ज़्यादा डेट यूज़ करते हो तो मीन्स फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीजेस, वो तो पता ही है। तो फिर हम क्या करेंगे उस केस के अंदर? डिफ़िकल्ट टू ऑप्ट फॉर इक्विटी एंड इक्विटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आपको ये तो चीज़ पता ही है बेटा कि इक्विटी को कॉस्ट करने की, इक्विटी को इशू करने की कॉस्ट क्या आती है? ज़्यादा ही आती है। ठीक है।
नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। जब भी हम क्या करते हैं, हम अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने कौन से को फॉलो करना है, कितने शेयर्स इशू करने हैं, कितने डिबेंचर इशू करने हैं, तो हम क्या करते हैं दूसरी कंपनीज को भी जो है मतलब उसको भी देखते हैं कि वो उन्होंने क्या फॉलो किया है। कई बार जो है हम उनकी नकल कर लेते हैं, उनको कॉपी कर लेते हैं कि उन्होंने ये इतने इतने इशू किए थे, हम भी इतना इतना प्रोपोर्शन जो है वो फॉलो कर लेते हैं। बट हमें किसी भी कंपनी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, इससे हमारा ही फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। सो जो आपकी कंपनी के लिए ठीक है, सूटेबल है, उसे ही आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये है कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डिसाइड करो, तो कुछ एक फैक्टर्स जो आपको बताए हैं इनको ध्यान में रखकर ही चलना है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। आज के लिए बेटे इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।